हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का तीसरे चैप्टर का 5वां पार्ट पढ़ेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी विकास। भ्रूणी विकास एक अत्यंत जटिल और बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे से छोटे में आपको आसानी से समझ में आ जाए। कुछ कन्फ्यूज़न भी होगा कुछ बच्चों को, तो अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा 100% तो मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करके उसकी जानकारी ले लें। ऋषिका, राहुल, पवन, भावना, तुम चारों को 100% कन्फ्यूज़न होगा। इसके अलावा बाकी जो पढ़ते हैं उनको कन्फ्यूज़न होगा, और जो खाली रटते हैं उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हम भ्रूणी विकास देखते हैं। भ्रूण के विकास को क्या बोलते हैं? भ्रूणी विकास। अब भ्रूण का विकास कब प्रारंभ होता है ये भी आप याद रखना कि जब मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। और ये जायगोट जो है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया बताई थी मैंने आपको, 2 से 2.5 घंटे में जायगोट फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, मतलब जायगोट बनता है 2 से 2.5 घंटे में। और जब ये जायगोट की कोशिका निरंतर क्या करती है? विभाजन करती है, और विभाजन करके एक विकसित शिशु का निर्माण करती है। तो पहले ये जायगोट से लेके तो लगभग 10 सप्ताह तक के समय को बोला जाता है। जायगोट से लेके 10 सप्ताह तक के समय को बोलते हैं भ्रूण। और भ्रूण का जो विकास होता है, भ्रूण या एम्ब्रियो, उस विकास को क्या बोलते हैं? भ्रूणी विकास कहते हैं। फिर 10 सप्ताह के बाद, मतलब 2.5 महीने के बाद से लेके तो 10 सप्ताह के बाद, 10 के बाद और 40 सप्ताह या कहें तो 270 से 280 दिन ये प्रेगनेंसी पीरियड रहता है पूरा। यहीं से लेके तो 270-80 दिन तक का, मतलब 9 महीने के प्रेगनेंसी पीरियड में शुरू के 10 सप्ताह को तो भ्रूणी विकास कहते हैं, और उसके बाद के भ्रूण को बोलते हैं फीटस। उसके बाद के भ्रूण को क्या बोलते हैं? फीटस। जब उसका डेवलपमेंट हो चुका होता है, ठीक है, फिर उसका पूरा वृद्धि होना बाकी रह जाती है। मतलब 2-2.5 महीने की उम्र तक गर्भावस्था में भ्रूण जो है काय में फीटस में परिवर्तित हो जाता है। अभी हमको पढ़ना है भ्रूणी विकास, मतलब भ्रूण के विकास के बारे में पढ़ना। एक सामान्य बोलचाल की बात करें तो हर व्यक्ति जो है सामान्य रूप से ये बोलता है कि भ्रूण का विकास 9 महीने के अंदर होता है। तो हमारे विज्ञान की भाषा में ध्यान रखना, भ्रूण का विकास कितने? 10 सप्ताह के अंदर अंदर होता है, और उस विकास को ही भ्रूणी विकास कहते हैं। और 10 सप्ताह के अंदर के जो जायगोट है, जायगोट से लेके तो 10 सप्ताह तक की अवस्था को क्या बोलते हैं? भ्रूणी अवस्था। और 10 सप्ताह के बाद की जो अवस्था है फीटल स्टेज कहलाती है, जिसमें भ्रूण को क्या कहा जाता है? फीटस कहा जाता है। और जन्म के बाद इस फीटस को बोलते हैं इन्फेंट, शिशु, ठीक है। और ये शिशु तब तक कहलाता है जब तक कि ये घुटने नहीं ले लेता है। मतलब जब घुटने से जब चलना शुरू हो जाता है तो ये बाल्य अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और बड़ा आता है तो बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था, तरुण अवस्था से किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से वयस्क अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था और अंतिम अवस्था मृत्यु, ठीक है। जायगोट से शुरू होती है हमारी जीवन लीला और मृत्यु पर जाकर समाप्त हो जाती है। अब भ्रूणी विकास की क्रिया जो है वो 6 चरणों में पूर्ण हो रही है। 6 चरणों को आप ध्यान से समझते आना। सबसे पहले चरण का नाम है विदलन, ठीक है, या मारुला का निर्माण, मारुला का निर्माण। दूसरी अवस्था का नाम है ब्लास्टूला, ब्लास्टूला का निर्माण, या इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसको ब्लास्टोसिस्ट। मानव में, ह्यूमन में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और अन्य जीवों में इसको ब्लास्टूला कहते हैं। तीसरा गैस्ट्रूला का निर्माण, ठीक है। फिर चौथे में गैस्ट्रूला से शिशु का निर्माण या शिशु का विकास। फिर साथ में ही इसके 3 जनन स्तर भी बनेंगे। गैस्ट्रूला अवस्था के साथ में ही 3 जनन स्तर का भी निर्माण होगा। फिर शिशु का जन्म, या जिसको बोलेंगे प्रसव, ठीक है, 5वीं अवस्था प्रसव। और लास्ट से 6ठी अवस्था वृद्धि, ग्रोथ,
जो जन्म हुआ है शिशु का उसका विकास। तो 6 अवस्थाओं में हम भ्रूणी विकास के बारे में पूरी स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो सबसे पहले जब जो जायगोट बनता है, वो जायगोट सबसे पहली अवस्था शुरुआत होती है उसकी, कौन सी अवस्था? विदलन या क्लीवेज। सबसे पहली अवस्था का नाम है विदलन या क्लीवेज। ठीक है, विदलन या क्लीवेज, इसको बोलते हैं मारूला अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में जो जायगोट बना है, ठीक है, एक कोशिकी जायगोट, ये विभाजित होकर के, कौन से विभाजन द्वारा? समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के ये एक कोशिकी जायगोट बहुकोशिकी मारूला अवस्था या बहुकोशिकी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसमें जब विभाजन होता है, ठीक है, तो विभाजन होता है तो पहले एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं। ठीक है, पहले एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है। ध्यान रखना, इस जायगोट के चारों ओर स्तर हैं, इसका नाम जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा। तो प्रथम विभाजन जो हुआ है, उस प्रथम विभाजन के दौरान जो एक कोशिकी जायगोट समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, क्लीवेज करता है, विदलन करता है, या इसको सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। सेगमेंटेशन, खंडन, खंडित होना, टूटना, भागों में बंटना। ठीक है, तो क्लीवेज, इस क्लीवेज के अंदर ये दोनों अवस्थाएं आएंगी। कौन कौन सी दोनों? मारूला और ब्लास्टुला, ये दोनों क्लीवेज के अंतर्गत ही आएंगी। तो क्लीवेज सबसे पहली अवस्था भ्रूणी विकास की। इस अवस्था में जायगोट समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के पहले विभाजन में 1 से 2 कोशिका बना लेता है। ठीक है, फिर दूसरा विभाजन होता है तो एक कोशिका के अंदर 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4 कोशिका का निर्माण हो रहा है। फिर अगला विभाजन होगा, ये भी ध्यान रखना, हर विभाजन का एक निश्चित समय होता है। पहला विभाजन लगभग 30 घंटे का होता है, दूसरा विभाजन भी 30 घंटे का होता है, तीसरा विभाजन जो है 12 घंटे का होता है, और 12 घंटे के विभाजन के बाद 4 कोशिकी अवस्था, 8 कोशिकी अवस्था में आ जाता है जायगोट, 8 कोशिकी अवस्था। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जोना पेलुसिडा बनी हुई है। जोना पेलुसिडा जो है अगली अवस्था तक आते आते ब्लास्टुला अवस्था के अंत तक ये जोना पेलुसिडा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब ये जो विभाजन हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, अब क्लीवेज आ गई है तो इसमें ये ध्यान रखना, क्लीवेज 2 प्रकार का होता है। एक तो होलोब्लास्टिक और एक होता है मीरोब्लास्टिक। क्लीवेज 2 प्रकार का। होलो मतलब होता है संपूर्ण, पूरी जो ब्लास्टोसाइट सेल है, जो कोशिका है, अब इस कोशिका को बोलते हैं ब्लास्टोसाइट, है ना, और इस कोशिका को ब्लास्टोसाइट बोलते हैं। और ब्लास्टोसाइट अगर पूरी तरह से विभाजित होती है, ठीक है, लंबवत रूप से या किसी भी तरफ से विभाजित होती है, तो उसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और मीरोब्लास्टिक कब? जब ये कोशिका है और कोशिका का आंशिक विभाजन होता है, ऊपर का हिस्सा ज़्यादा विभाजित होता है या कोई सा भी निचला हिस्सा या साइड का हिस्सा ज़्यादा विभाजित हो, एक हिस्सा ज़्यादा और एक हिस्सा छोटा, तो उसको क्या बोला जाएगा? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, इस क्लीवेज को केवल नाम याद रखना, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक, जिसमें पूर्णतः ब्लास्टोसाइट विभाजित होती है तो होलोब्लास्टिक, और आधी आंशिक रूप से विभाजित होती है तो मीरोब्लास्टिक डिवीजन कहते हैं। अब यह 8 कोशिकी अवस्था है, वो समसूत्री विभाजन द्वारा कितनी कोशिकी अवस्था? 16 कोशिकी अवस्था में पहुंच जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 कोशिकी अवस्था में जब पहुंचता है तो इस 16 कोशिकी अवस्था को बोलते हैं मारूला अवस्था। कौन सी अवस्था? मारूला अवस्था। 8 कोशिकी से 16 कोशिकी अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? मारूला अवस्था कहलाती है। मारूला अवस्था मलबरी से बना है शब्द। कैसे बना? मलबरी। शहतूत के बारे में सुना होगा। शहतूत के समान एक ठोस गेंद का गोला दिखाई देने लगती है, इस अवस्था में ये ब्लास्टोसाइट। ठीक है, अभी ब्लास्टोसाइट नहीं बना है, अभी तो ब्लास्टो सेल्स बन रही, सेल्स का विभाजन हो रहा है। तो मलबरी के गुच्छे के समान या शहतूत के गुच्छे के समान गोल ठोस बॉल के समान दिखाई देता है, इस अवस्था को बोलते हैं मारूला अवस्था। ठीक है, ये क्लीवेज की पहली अवस्था है जिसका नाम क्या? मारूला। अब ये मारूला अवस्था
तक, इतने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। 3 से 4 दिन क्यों? क्योंकि 30 घंटे यहाँ लगा, 30 घंटे यहाँ लगा, 12 घंटे यहाँ लगा, और लगभग 6 से 12 घंटे का समय अगले विभाजन में लग जाता है। मान लो 12 घंटा लग गया है, तो टोटल मिलाएंगे हम तो 30 और 24, 84 घंटे लगभग 3 से 4 दिन तक का समय जो है इस मारूला अवस्था को पूरा होने में लग जाता है। अब यहाँ से अगली अवस्था चालू होती है ब्लास्टूला अवस्था। कौन सी अवस्था? ब्लास्टूला। इसको मारूला से ब्लास्टूला का बनना ब्लास्टूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लास्टूलेशन। किससे किसका बनना? मारूला से अगला जो कोशिका की गुच्छा आएगा जिसका नाम क्या है? ब्लास्टूला। तो मारूला से ब्लास्टूला का बनना क्या कहलाता है? ब्लास्टूलेशन कहलाता है। ये दूसरी अवस्था, ब्लास्टूला का निर्माण देख रहे हैं अपन। और ये दोनों अवस्था जो है मारूला और ब्लास्टूला, ये किसके अंतर्गत आती है? विदलन या क्लीवेज के अंतर्गत आने वाली अवस्था है। अब जो है ये कोशिका जो है, अब यहाँ पर ये मारूला में बनी हुई कोशिका जो है एक विशेष स्थान पर स्थापित हो जाएंगी। तो अभी तो यही वाली अवस्था में बता रहा हूँ मारूला में। तो ये जो कोशिकाएं हैं 16 कोशिकाएं यहाँ ऊपर की ओर आकर के इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है। अब इससे 2 स्तर बन जाएंगे। बाहर की ओर तो ओसीएम, नाम आपको पता, आउटर सेल मास, बाहर का स्तर, या इसको ट्रोफोस्पोर क्या बोलते हैं? आउटर सेल मास को क्या बोला जाता है? ट्रोफोस्पोर कहा जाता है, बाहर वाले आवरण को, ठीक है। इसके बाद अंदर की ओर जो है कोशिकाओं का गुच्छा वाला भाग है, ये इनर सेल मास या एम्ब्रियो स्पोर कहा जाएगा इसको, ठीक है। बाहर की ओर ओसीएम, अंदर की ओर आईसीएम बन गई। ये मारूला अवस्था के बाद बनना शुरू होती है स्तर, है ना। ब्लास्टूला अवस्था में ये स्तर पूरी तरह विकसित हो जाता है। और ये जो ओसीएम है, ओसीएम या ट्रोफोस्पोर या ट्रोफोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, इसके द्वारा जो है इस भ्रूण को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। इस भ्रूण को क्या मिलता है? पोषण। भ्रूण के निर्माण में मदद नहीं करता है। ये जो आईसीएम है, इस आईसीएम के द्वारा ही काय का निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। अब ये कोशिका में आईसीएम और ओसीएम का निर्माण प्रारंभ हुआ है, अभी मारूला अवस्था में ही है। अब मारूला से हम अगली अवस्था, मारूला से किसका बनना? ब्लास्टूला का बनना, ब्लास्टूलेशन कहलाता है। यहाँ तक आते आते ये जोना पॉलीसुडा जो है वो विलुप्त होना शुरू हो जाती है। और इस अवस्था में यहाँ पे 16 कोशी की अवस्था है, और इस अवस्था में 16 कोशी की अवस्था थी, यहाँ पर 16 से 32 के बीच की अवस्था रहेगी, ठीक है। 16 से 32 कोशी की अवस्था रहेगी। और 32 कोशी की अवस्था से कौन शुरू हो जाएगा? ब्लास्टूला बनना शुरू हो जाएगा। और ब्लास्टूला का जीवन काल जो रहता है, मतलब ब्लास्टूला का समय कब से कब तक रहता है? 32 कोशिका से 100 कोशिका। कुछ किताबों में 32 कोशी की अवस्था लिखी है, कुछ में 64 से 100 लिखी हुई है। तो अब 32 से 100 कोशी की अवस्था को कौन सी अवस्था बोलते हैं? ब्लास्टूला अवस्था कहा जाता है, ठीक है। इस ब्लास्टूला अवस्था में अंदर की ओर एक खाली गुहा बन जाती है, और बाहर ये ट्रोफोस्पोर या ट्रोफोब्लास्ट स्तर है ही सही, है ना। इनर सेलुलर मास या आईसीएम बोलते हैं, और ये ओसीएम है। ओसीएम से ट्रोफोब्लास्ट बनेगा, आईसीएम से एम्ब्रियो स्पोर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक गुहा बन गई। इस गुहा को नाम क्या दिया है? ब्लास्टोसील। अच्छा, ब्लास्टूला को कोरक बोलते हैं, कोरक हिंदी में। तो ये गुहा को बोलेंगे कोरक गुहा। कभी कभी पूछ लेते हैं कोरक गुहा का निर्माण कब होता है? तो ब्लास्टूला अवस्था में कोरक गुहा का निर्माण होता है। तो ये 32 से 100 कोशी की अवस्था है जिसका नाम क्या है? ब्लास्टूला अवस्था। इस अवस्था में ब्लास्टोसील का निर्माण हो गया है। धीरे धीरे जोना पेलुसिडा जो है विलुप्त होना शुरू हो गई है, ठीक है। एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप याद रखना। वापस से आते हैं अपन विदलन, क्लीवेज में समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिकी जायगोट विभाजित होकर के 32 कोशिकी अवस्था जिसका नाम क्या है? ब्लास्टूला अवस्था में परिवर्तित हुआ है, ठीक है। पहला और जो क्लीवेज है वो 2 प्रकार का, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक। पहले विभाजन के फलस्वरूप 1 से 2 कोशिका बनी, फिर 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका बनी। 8 कोशिका स्तर को क्या बोल दिया? 8 से 16, 16 कोशिकी स्तर को क्या बोलते हैं? मारूला अवस्था। ये मारूला अवस्था थोड़ी विकसित होकर के 32 कोशिकी अवस्था में पहुंच गया। यहाँ से ब्लास्टूला अवस्था प्रारंभ होगी।
इस अवस्था में जो है यहीं से ओसीएम आईसीएम का निर्माण होना शुरू हो गया, और ओसीएम से आपको पता चल गया है कि बाहरी स्तर का निर्माण होगा और आईसीएम से अंदर के स्तर का निर्माण हो गया, इनर सेलुलर मास, जिसका एम्ब्रियो स्पोर बोला जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो स्पोर, और बाहर वाले भाग का नाम क्या है, ओसीएम या ट्रोपोस्पोर या ट्रोपोसाइट्स का निर्माण होता है इसके द्वारा। अब जो इतना विभाजन हुआ है, इस विभाजन में कोशिका जो है आकार में वृद्धि नहीं करती, केवल संख्या में वृद्धि करती, आकार छोटा होता है। अब ये जो क्लीवेज है, इस क्लीवेज के समसूत्री विभाजन और सामान्य समसूत्री विभाजन में, किसमें, सामान्य समसूत्री विभाजन में अंतर है। क्या अंतर है, सामान्य समसूत्री विभाजन में इंटरफेज, माइटोटिक फेज और फिर इंटरफेज। अब जो इंटरफेज है, अगर याद हो आपको, उसमें G1, S और G2 तीन अवस्थाएं आती हैं। तो जो समसूत्री विभाजन है सामान्य वाला, उसमें तो तीनों अवस्थाएं होती, G1, S, G2, परंतु जो क्लीवेज के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, उसके समसूत्री विभाजन में G1 और S और G2, इन दोनों में से केवल, तीनों में से केवल कौन सी, एस अवस्था, सिंथेसिस, संश्लेषण अवस्था ही चलती है। ये दोनों अवस्था नहीं होती, क्योंकि इस अवस्था में यहाँ पर कहीं भी कोशिका ग्रोथ नहीं कर रही है, केवल संख्या में बढ़ रही है। ध्यान रखना, इस विभाजन में, क्लीवेज में कोशिका काय में संख्या में वृद्धि करती है, आकार में, आयतन में वृद्धि नहीं करती है। परंतु डीएनए और आनुवांशिक प्रोटीन का निर्माण जरूर होता है, ताकि अगली कोशिका में डीएनए और आनुवांशिक प्रोटीन जा सके। तो ये पहली अवस्था हुई हमारी विदलन। इसके अंदर दोनों अवस्था बता दी है, मारुला और ब्लास्टुला। अब अगली अवस्था आती है अपनी, जिसका नाम है गेस्टुला अवस्था। ठीक है, ओसीएम, आईसीएम और ब्लास्टोसील, इन सब के नाम याद रखना अच्छे से आप। अब आगे बढ़ते हैं हम अगली अवस्था की ओर, जिसका नाम है गेस्ट्रुला अवस्था। ब्लास्टुला से गेस्ट्रुला के निर्माण की क्रिया को गेस्ट्रुलेशन कहते हैं, याद रखना। ब्लास्टुला से किसका, गेस्ट्रुला के निर्माण की क्रिया को गेस्ट्रुलेशन कहते हैं। ब्लास्टुला से किसके, गेस्ट्रुला के निर्माण की क्रिया को क्या बोला जाएगा, गेस्ट्रुलेशन। अब इस अवस्था में, ये गेस्ट्रुलेशन अवस्था ध्यान रखना, 2.5 से 3 महीने तक की अवस्था तक ये गेस्ट्रुलेशन अवस्था कंप्लीट हो जाती है, और इसी अवस्था में भ्रूण का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। अब ये अवस्था जो है शुरू होती है, वो 32 से 100 कोशिकीय की अवस्था तक ब्लास्टोसिस्ट अवस्था थी, ब्लास्टुला अवस्था थी, जो कि 7 दिन में पूरी हुई थी। ठीक है, 7 दिन में पूरी हुई थी। जो क्लीवेज की क्रिया है, हाँ मैंने शायद पहले के भी 24 दिन या कुछ दिन लिखवाए होंगे, तो उसकी जगह आप इसको याद रख लेना 7 दिन। 7 दिन में जो है ब्लास्टुला अवस्था पूर्ण हो जाती है, और ये जो विदलन या क्लीवेज की क्रिया या मारुला के निर्माण की क्रिया जो होती है, फैलोपियन नलिका, ओविडक्ट बोलते हैं जिसको, अंडवाहिनी, इस अंडवाहिनी के अंदर होती है क्लीवेज की क्रिया, और फिर अंडवाहिनी से ये जो जायगोट है, जो कि ब्लास्टुला अवस्था में पहुंच गया है, ये फिसल करके आगे की ओर कौन से वाले भाग में, गर्भाशय में पहुंचेगा। अब गर्भाशय के पूरी तरह से पहुंचने के पहले यहाँ पर गेस्ट्रुला अवस्था पूर्ण हो जाएगी। मतलब ब्लास्टुला अवस्था और मारुला अवस्था इस फैलोपियन नलिका में, और गेस्ट्रुला अवस्था जो पूर्ण होती है वो कहाँ पर, गर्भाशय के अंदर पूर्ण होती है। अब वापस से देखो, अभी तक विभाजन तो हुआ है, विभाजन हर बार होगा, पर ये जो विदलन वाला विभाजन है वो अलग है, और ब्लास्टुला से गेस्ट्रुला बनने वाला विभाजन अलग प्रकार का होता है। विभाजन के फलस्वरूप जो ब्लास्टुला से क्या बनता है, गेस्ट्रुला बनता है, और इसी समय 3 जनन स्तर का भी निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और ये क्रिया कब होती है, 7 दिन के बाद। जब ये ब्लास्टुला गेस्ट्रुला में परिवर्तित होता है, तो ये कहाँ पर स्थापित हो जाता है, आकर के गर्भाशय में, और गर्भाशय की जो झिल्ली है, जिसको क्या बोलते हैं, आंतरिक झिल्ली, मीजोवेरियम, उससे जाकर के धस जाता है, उससे चिपक जाता है, उससे जुड़ जाता है। और इस समय तक, इस गेस्ट्रुला अवस्था तक आते आते ये जो जोना पेलुसिडा थी, ये सबसे बाहर का स्तर जोना पेलुसिडा, ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, गेस्ट्रुला अवस्था तक पहुँचते पहुँचते। और इस अवस्था में संरचनात्मक
गतियां होती हैं कोशिकाओं की, जो अंदर कोशिकाएं बनी थी ब्लास्टोसाइट सेल, ठीक है, इनमें क्या होती है संरचनात्मक गतियां होती हैं और संरचनात्मक गतियों के कारण 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। और अंदर की जो झिल्ली है जो पहले बनी थी, अंदर की गुहा जो पहले ब्लास्टोसील बनी थी, तो यहाँ पर गेस्ट्रोसील या इस झिल्ली इस गुहा को आर्केंट्रॉन गुहा कहा जाता है। मतलब ब्लास्टोसील काय में परिवर्तित हो गई आर्केंट्रॉन में, और जब भ्रूण का विकास होगा तो इस आर्केंट्रॉन से ही एलिमेंट्री केनॉल मतलब आहार नाल का निर्माण होगा। एलिमेंट्री केनाल या आहार नाल का निर्माण इस आर्केंट्रॉन से ही होगा। अब यहाँ पर आते आते क्या होता है, जोना पेलुसिडा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और जोना पेलुसिडा जब अंदर आकर के इस मीजोवेरियम से धस जाता है, चिपक जाता है, जुड़ जाता है, और इस गेस्ट्रुला को इस गर्भाशय में स्थापित होने में 8 से 12 दिन, मतलब 7वें दिन पे तो यहाँ आ जाता है, फिर 8वें 9वें 10वें 11वां 12वें दिन तक ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, रोपित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तब इस मीजोवेरियम को देसी डुआ कहते हैं। मतलब मीजोवेरियम तब तक मीजोवेरियम रहती है जब तक गेस्ट्रुला अवस्था नहीं बनती है, ठीक है। और गेस्ट्रुला अवस्था के बाद जब भ्रूण रोपित हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है गर्भाशय में, तो ये मीजोवेरियम क्या कहलाने लग जाती है, देसी डुआ कहलाने लग जाती है। और ये 8 से 12वें दिन के बीच में, मतलब फर्टिलाइजेशन के 8वें से 12वें दिन में रोपण हो जाता है। शायद पहले 24वें दिन बताया था, उसको करेक्ट कर लेना, 8वें से 22वें दिन 12वें दिन में, ठीक है। अब ब्लास्टुला से गेस्ट्रुला का बनना, ये हो गया गेस्ट्रुलेशन। अब यहीं पर 3 जनन स्तर का निर्माण होगा। 3 जनन स्तर आपको याद है, जिन जीवों के शरीर में त्रिस्तरीय शरीर रचना होती है वो विकसित जीव होते हैं, और जो द्विस्तरीय रहते हैं वो कम विकसित होते हैं। तो मनुष्य जो है पूर्ण विकसित जीव की श्रेणी में आता है। तो इसके अंदर 3 स्तर बनते हैं, जिनको बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। 3 जनन लेयर, जर्मिनल लेयर फॉर्मेट हो जाती है गेस्ट्रुला अवस्था के बाद। अब यहीं पर गेस्ट्रुला अवस्था में लगभग 40 से लेकर तो 45-50 दिन तक का भ्रूण हो जाता है इस अवस्था में, गेस्ट्रुला अवस्था में। अब ये गेस्ट्रुला अवस्था कंप्लीट होने के बाद क्या बन जाएगा, एक पूरा भ्रूण बन जाएगा, जिसके शरीर के विभिन्न अंग बनेंगे। और विभिन्न अंगों का निर्माण, ध्यान रखना, इन तीनों स्तरों के द्वारा होगा। किस किस के द्वारा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा। अब किस स्तर के द्वारा क्या बनता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, कुछ भागों के नाम, कि एक्टोडर्म से कौन कौन से भाग बनते हैं, मीजोडर्म से कौन कौन से भाग बनते हैं, और एंडोडर्म से कौन कौन से भाग बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक्टोडर्म की बात करें। एक्टोडर्म से हमारे शरीर की जो त्वचा है, उस त्वचा का बाहरी आवरण, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या, बाह्य स्तर, बाह्य त्वचा, जिसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस के अलावा इसी के द्वारा तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तंत्र एक्टोडर्म से ही निर्मित होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां, एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, रेटिना, और आँख से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, आँख से संबंधित जितने भी अंग हैं, वो सब अंगों का निर्माण किसके द्वारा होता है, एक्टोडर्म के द्वारा। दूसरा आता है मीजोडर्म, मध्य परत, मीजोडर्म। इस मीजोडर्म से मुख्य रूप से मसल्स का निर्माण होता है। जितनी भी मसल्स हैं हमारे शरीर के अंदर, वो सारी मसल्स का निर्माण किसके द्वारा होता है, मीजोडर्म। सिर्फ आंखों की मसल्स को छोड़कर, क्योंकि आंखों के जितने भी भाग हैं वो सब किसके द्वारा निर्मित होते हैं, एक्टोडर्म के द्वारा। तो मीजोडर्म के द्वारा मसल्स, इसके अलावा मीजोडर्म के द्वारा जितने भी हमारे शरीर के अंदर संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक के द्वारा का भी निर्माण किसके द्वारा होता है, मीजोडर्म के द्वारा ही। अस्थि का भी निर्माण, उपास्थि का निर्माण, संयोजी ऊतक का निर्माण, ठीक है, किडनी का निर्माण। इसके अलावा जितने भी ऊतक हैं, अधिकांश ऊतकों का निर्माण भी मीजोडर्म के द्वारा ही होता है, ठीक है। फिर एंडोडर्म, अगला स्तर क्या है, एंडोडर्म, सबसे आखिरी स्तर। इस आखिरी स्तर के द्वारा आंतरिक अंगों का निर्माण होता है, आमाशय का,
यकृत का, आहार नाल का, फेफड़े का, पीयूष ग्रंथि के कुछ भाग का, फेफड़े, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, योनि की दीवार और विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों का निर्माण इस एंडोडर्म के द्वारा होता है। ये तो आपको जितने ज़्यादा याद रख सको किताब में से देख के याद रख लेना कि कौन कौन से स्तर से किस किस भाग का निर्माण होता है। और जब शिशु लगभग 2.5 से 3 माह का हो जाता है तो ये वाली अवस्था पूर्ण हो जाती, कौन सी, गैस्ट्रोल वाली अवस्था। इसके बाद अब शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है, शिशु के विभिन्न अंग बनने लगते हैं। जब शिशु 3 माह का होता है तो 3 इंच का होता है, जब शिशु 4 माह का होता है तो 7 इंच का हो जाता है, 9 माह के होते होते ये 20 इंच का हो जाता है और 9 माह के बाद इसका पूरी तरह से क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और जब पूरा विकास होता है शिशु का तो अगली अवस्था में पहुंच जाता है, प्रसव वाली अवस्था में। और जो गर्भाशय की दीवार है, गर्भाशय की दीवार के अंदर जो मैंने बताया था OCM, आउटर सेलुलर मास, उस आउटर सेलुलर मास के द्वारा इस शिशु के बाहर की ओर 3-4 स्तर बनते हैं। उन 3-4 स्तरों के नाम याद रखना, एमनियोन, कैरियोन, एलेंटोइस और कार्ड, अम्बिलिकल कार्ड। ठीक है, 4 स्तरों का निर्माण किससे होता है, OCM के द्वारा, आउटर सेलुलर मास के द्वारा। ये जो भ्रूण अंदर विकसित हुआ है, इस भ्रूण का जो बाहर का आवरण है, आउटर सेलुलर मास या स्पोर या ट्रोफोसाइड, ये स्तर जो है भ्रूण के चारों ओर एक के बाद एक 4 स्तरों का निर्माण कर लेता है। और जब शिशु का जन्म होता है तो प्रसव के समय इस गर्भाशय पर दबाव पड़ता है, रिलैक्सिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं और योनि द्वार के द्वारा ये जो शिशु है इसका जन्म हो जाता है। शिशु के जन्म के बाद अम्बिलिकल कार्ड, अपरा, प्लेसेंटा, ठीक है, इन सबको काट दिया जाता है। जन्म के समय रक्त और विभिन्न प्रकार के अंदर भरा हुआ द्रव बाहर निकल जाता है। प्रसव के बाद आती है वृद्धि, ग्रोथ। जन्म के समय शिशु का शरीर का आकार अलग होता है, पर जन्म के बाद शिशु के आकार में, भार में, आयतन में, सभी में क्या होती है, अनुत्क्रमणी और स्थायी परिवर्तन होता है। उस अनुत्क्रमणी और स्थायी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। और वृद्धि की क्रिया के द्वारा एक पूर्ण विकसित शिशु का निर्माण हो जाता है। तो ये हुआ है हमारा मानव में जनन का भ्रूणी विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट। किसी को कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में तो पूछते ही हो, ठीक है, और पूछोगे भी सही। थैंक यू बेटा।